विद्यार्थियों, आज हम श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा के भूगोल विभाग के ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के माध्यम से मानचित्र प्रक्षेप के बारे में चर्चा करेंगे। मानचित्र प्रक्षेप क्या होते हैं, मानचित्र प्रक्षेप किसे कहा जाता है, इनकी आवश्यकता क्यों होती है, इन महत्वपूर्ण बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, गोलाकार पृथ्वी या किसी बड़े भूभाग का समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश या ज्यामिति विधि के द्वारा निर्मित अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल या भूग्रिड को हम मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। चूँकि हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो स्फेरिकल है और या उसके किसी बड़े भूभाग को जब हमें किसी समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए अक्षांश देशांतर रेखा जाल के साथ प्रक्षेपित करना होता है, तो यहाँ आपको कुछ बातें समझनी आवश्यक है कि सबसे पहले तो कि हम जो ग्लोब हैं उस ग्लोब पर जो अक्षांश देशांतर रेखा जाल का एक ग्रिड बनाया जाता है उसे एक समतल कागज पर हम प्रक्षेपित करते हैं और उस प्रक्षेपण के बाद हम उस समतल कागज पर उस भूभाग का मानचित्रण करते हैं, जिसे हम सामान्यतः मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ अगर हम लेते हैं तो किसी पारदर्शी फिल्म या कागज पर बनी आकृति को प्रकाश की सहायता से दीवार या कपड़े पर दिखाना प्रक्षेप कहलाता है। अर्थात जब हम किसी आकृति को प्रकाश की सहायता से किसी अन्य स्थान पर हूबहू वैसा का वैसा ही जैसा कि वह मूल स्थान पर बनी हुई है दूसरे स्थान पर प्रक्षेपित कर देते हैं, प्रोजेक्टेड कर देते हैं, तो यह सामान्य रूप से जो शाब्दिक अर्थ की भाषा है उसमें यह प्रक्षेप कहलाता है। अब भूगोल विषय में जब हम मानचित्र प्रक्षेप की बात करते हैं तो कुछ विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी है। हम उन परिभाषाओं की बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण विद्वान थे इरविन रेंज ने अक्षांश वृत्तों या यामोत्रों का ऐसा व्यवस्थित क्रम जिस पर मानचित्र बनाया जा सके प्रक्षेप कहा जा सकता है। अर्थात उन्होंने कहा कि अक्षांश वृत्त और यामोत्र का एक ऐसा व्यवस्थित क्रम आप बनाइए, प्रक्षेपित कीजिए जिस पर आप मानचित्र बना सकते हैं जो कि वैज्ञानिक शुद्धता में बना हो। ऐसे प्रक्षेप प्रक्रिया को हम प्रक्षेप कहते हैं। दूसरे जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिनका नाम है जॉन बिगॉट, इन्होंने कहा कि ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को कागज पर प्रदर्शित करने की जो विधि है वह मानचित्र कहलाती है। अर्थात ए मैप प्रोजेक्शन इज सम मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑन ए शीट ऑफ पेपर द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द ग्लोब। सीधा सा अर्थ है कि ग्लोब पर जो अक्षांश देशांतर रेखाएं बनी हुई है उन्हें कागज पर किसी एक निश्चित विधि को अपनाते हुए जब हम प्रक्षेपित कर देते हैं तो वह जो प्रक्षेपण की विधि है वह मानचित्र प्रक्षेप कहलाती है। मानचित्र प्रक्षेप की जो सबसे ज़्यादा प्रचलित परिभाषा जिन विद्वान की मानी जाती है उन विद्वान का नाम है F.J. मॉकहाउस। F.J. मॉकहाउस महोदय जो है, इनकी परिभाषा सर्वाधिक रूप से प्रचलित है। इनकी परिभाषा में इन्होंने कहा कि पृथ्वी के अक्षांश वृत्तों व यामोत्तरों का जाल या रेखा जाल को समतल सतह पर प्रदर्शन मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। बात वही है। ए मैप प्रोजेक्शन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ पेल्स एंड मेडिटेरियंस एज ए नेट और ग्रेटिकल ऑन ए प्लेन सरफेस। अर्थात इनकी जो कहने का तात्पर्य था कि एक समतल सतह पर हम पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर रेखा जाल को जब प्रदर्शित करते हैं तो वह मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। बिल्कुल साधारण सी भाषा में कि ग्लोब पर बने हुए जो अक्षांश और देशांतर हैं उनको आप एक समतल कागज पर प्रदर्शित कीजिए, प्रकट कीजिए, वह मानचित्र प्रक्षेप कहलाएगा। J.A. स्टीयर्स महोदय ने मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा देते हुए कहा कि ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को एक सपाट कागज पर प्रदर्शित करने की जो विधि है
वह मानचित्र प्रक्षेप कहलाती है। उक्त चारों विद्वानों की परिभाषाओं को पढ़ने के बाद हम अगर सामान्यीकरण की बात करें या मानचित्र प्रक्षेप को साधारण भाषा में समझने का प्रयास करें तो एक साधारण सा अर्थ ये है कि हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है, जिसका वास्तविक निरूपण अगर हम देखते हैं तो ग्लोब के रूप में हो सकता है। ग्लोब के अलावा हम पूरी पृथ्वी को एक साथ उस रूप में, जिस रूप में पृथ्वी है, नहीं देख सकते। तो ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर रेखा जाल बनाए गए हैं, उन अक्षांश और देशांतर रेखा जाल को किसी भी समतल कागज पर जिस भी विधि के द्वारा, जो विधि अपनाई जाए, उस विधि के द्वारा अलग अलग विधियां हो सकती है। तो जिस भी विधि के द्वारा ग्लोब पर बने अक्षांश और देशांतर रेखा जाल को समतल कागज पर प्रकट करने की जो प्रक्रिया है, जिसमें कि वैज्ञानिक शुद्धता भी बनी रहे, उस प्रक्रिया को हम मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों हुई। तो देखिए, मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता होने का कारण क्या है कि पृथ्वी की जो आकृति है वो एक लंबवक्ष परिक्रमण दीर्घवृत्त, ऑब्लिक्यूट, इलिप्सोइड और रिवोल्यूशन है, जिसको हम कहते हैं चपटे गोलाव के समान है, स्फीरॉइड आकार की है। तो जो पृथ्वी की आकृति है वह चपटे गोलाव के समान है। ध्रुवीय भागों के थोड़ा चपटा होने के कारण पृथ्वी का जो ध्रुवीय अर्धव्यास है वो इसकी विषुवतीय अर्धव्यास से लगभग 21.5 किलोमीटर छोटा है। तो ध्रुवीय अर्धव्यास विषुवतीय अर्धव्यास से लगभग छोटा है। पृथ्वी के विशाल आकार के समक्ष ये अंतर इतना कम है कि सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पृथ्वी के चपटे गोलाव रूप को करीब करीब हम गोलाकार मान लेते हैं। पृथ्वी की इस आकृति का यथार्थ चित्रण हम केवल और केवल किसके माध्यम से कर सकते हैं? ग्लोब के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा इस आकृति का हम यथार्थ चित्रण किसी अन्य साधन से नहीं कर सकते। परंतु मानचित्रों की अपेक्षा ग्लोब का प्रयोग कम होता है, जिसके निम्न कारण है। तो हम ये कहते हैं कि मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों है, उसका कारण हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हमें पृथ्वी का यथार्थ चित्रण करना हो तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन आता है, ग्लोब है, और ग्लोब का प्रयोग हम कम करते हैं। उसकी कुछ ग्लोब के प्रयोग की सीमाएं हैं, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि हम ग्लोब का प्रयोग कम कर सकते हैं, कम होता है। वह कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण हम ग्लोब का प्रयोग कम करते हैं और ग्लोब के स्थान पर हमें मानचित्र की आवश्यकता रहती है। तो देखिए, सबसे पहला कारण है कि ग्लोब के समस्त भाग को हम एक दृष्टि से नहीं देख सकते। जैसे पृथ्वी को हम एक दृष्टि से नहीं देख सकते, वैसे ग्लोब के भी संपूर्ण भाग को, समस्त भाग को हम एक दृष्टि से नहीं देख सकते। ग्लोब के धरातल का एक समय में आधे से भी कम भाग हमें दिखाई देता है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि आप ग्लोब पर संपूर्ण विश्व का अगर देखना चाहें तो आप आधे भाग को देख पाएंगे, पूरा भाग कभी भी एक साथ आप नहीं देख सकते। दूसरा जो कारण है, आकार बड़ा होने के कारण ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाई होती है। अतः ग्लोब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जाना संभव नहीं होता। इसे कागज आदि पर बने मानचित्र की भांति मोड़कर रखना भी संभव नहीं होता। ये जिस रूप में है उसे ही रखना पड़ता है, स्थान भी गिरता है। कागज को मोड़कर पर बने मानचित्रों को मोड़कर रख सकते हैं। तीसरा है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की दूरी मापना अत्यंत कठिन होता है। पृथ्वी के किसी छोटे भाग को वृत्त मापनी पर दिखलाने के लिए ग्लोब के आकार में इतनी वृद्धि करनी पड़ती है कि ग्लोब का प्रयोग ही असंभव हो जाता है। जैसे कि हमें मान लो कभी बहुत छोटे भाग को बताना हो, तो छोटे भाग को बताने के लिए ग्लोब का इतना अधिक विस्तार करेंगे कि हम उसके बना ही नहीं सकते, उसे प्रकट ही नहीं कर सकते। इतना बड़ा विस्तार करना हमारे लिए असंभव है। जो पांचवा कारण है वो है, मानचित्र की तुलना में ग्लोब की रचना में अधिक धन व्यय होता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टैंड लोहे का लगता है, साथ ही साथ इसका जो बनाने की प्रक्रिया वो इतनी जटिल है कि इसमें जो व्यय है वो अधिक आ जाता है। उक्त 5 कठिनाइयों को देखते हुए ग्लोब की तुलना में समतल सतह पर बने हुए जो मानचित्र होते हैं वो अधिक उपयोगी होते हैं। समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए हमें एक प्रक्षेप की आवश्यकता होती है, क्योंकि वास्तविक जो यथार्थ चित्रण है वो तो ग्लोब है। अब उस यथार्थ चित्रण को हम जब तक
किसी समतल कागज पर प्रक्षेपित ना करें, सेम जैसा ग्लोब पर है उसी तरह से हम उसको अगर कागज पर नहीं लाएं, जब तक मानचित्रण करना हमारे लिए शुद्धता के साथ संभव नहीं होता। इसके कारण हम क्या करते हैं कि समतल कागज पर मानचित्र बनाने के लिए प्रक्षेप की आवश्यकता महसूस करते हैं और उस प्रत्येक प्रक्षेप में अक्षांश वृत्त और यामोत्तर का जाल बनाया जाता है जैसा ग्लोब पर बना होता है। अर्थात ग्लोब पर जो अक्षांश देशांतर रेखा जाल हैं वैसा का वैसा ही रेखा जाल हम सामान्य रूप से एक समतल कागज पर भी प्रक्षेपित कर लेते हैं तथा इन रेखा जाल के खानों में ग्लोब पर अक्षांश और वृत्तों व यामोत्तर से निर्मित रेखा जाल के विवरण को हम स्थानांतरित कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं कि जब ग्लोब पर कोई जो अक्षांश देशांतर रेखाएं बनी हुई है, इन अक्षांश देशांतर रेखाओं के मध्य का ये जो भाग है, अगर हमें इस भाग का मानचित्रण करना है तो हम क्या करेंगे कि एक समतल कागज पर भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाएंगे और इस भाग को उसी अक्षांश और देशांतर रेखा के भाग पर हम प्रक्षेपित कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा ग्लोब और ये हो गया हमारा सरफेस समतल कागज। उस कागज पर हमने इसको प्रक्षेपित कर दिया और इसको प्रक्षेपित करने के क्रम में हम इस प्रक्षेप का निर्माण करके जो हमारी उपरोक्त कठिनाई है उससे निजात पा सकते हैं तथा हम पृथ्वी के यथार्थ चित्रण को एक समतल कागज पर प्रक्षेपित करते हुए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न तथ्यों का वैज्ञानिक शुद्धता के साथ अध्ययन कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि जब हम आप बात कर रहे हैं कि अक्षांश वृत्त और देशांतर, तो हमें ये जानना जरूरी कि अक्षांश और देशांतर क्या हैं। तो उन अक्षांश वृत्तों की मुख्य जो विशेषता हैं उनकी हम यहाँ बात करेंगे, क्योंकि सभी विद्यार्थी सामान्य रूप से जानते हैं कि जो अक्षांश हैं वह अक्षांश किस दिशा से किस दिशा की ओर खींचे जाते हैं। तो अगर हम पृथ्वी के डायग्राम के माध्यम से देखें तो हम देखते हैं कि जब पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जो रेखाएं खींची जाती है वह रेखाएं कहलाती है अक्षांश रेखाएं। पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची जाती है वह रेखाएं कहलाती है अक्षांश रेखाएं। अर्थात भूमध्य पृथ्वी के केंद्र बिंदु से जब हम उत्तर और दक्षिण की ओर कोणीय दूरियां देखते हैं तो पृथ्वी के केंद्र से उत्तर और दक्षिण की ओर जो कोणीय दूरी है वह अक्षांश कहलाती है तथा इन समान कोणीय दूरियों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ध्रुव जो दो हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो रेखा के रूप में ना होकर एक बिंदु के रूप में है तथा गणित में रेखा और बिंदु में स्पष्टतया अंतर होता है। अतः जब भी हम बात करते हैं कि हमारे कुल अक्षांश कितने हैं तो हम बात करते हैं कि कुल अक्षांश जो हैं वो 181 हैं। कुल अक्षांश की जब हम बात करते हैं तो कुल अक्षांश हमारे कितने हो जाते हैं 181, क्योंकि 0 डिग्री भूमध्य रेखा भी अपना एक स्वतंत्र मान रखती है तथा 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव भी अपना एक स्वतंत्र मान रखते हैं, चाहे वह बिंदु के रूप में है। तो यहाँ अक्षांश की जब बात करते हैं हम केवल तो वह 181 है, लेकिन जब हम अक्षांश रेखा की बात करते हैं तो वह हो जाती है 179, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो दो हैं वो बिंदु के रूप में है, इसलिए हम उन्हें हटा देते हैं अक्षांश रेखा की गणना में। तो सामान्य रूप से आपको यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि कुल अक्षांश कितने हैं 181 तथा कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं तो 179। अब हम आज अक्षांश की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हैं। देखिए, समस्त अक्षांश वृत्त एक दूसरे के समानांतर होते हैं तथा परस्पर लगभग समान दूरी पर बने हुए होते हैं। चूँकि ये समानांतर होते हैं, एक दूसरे से कभी भी मिलते नहीं हैं और लगभग ये समान दूरी बनाए रखते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण है, ध्रुवों को छोड़कर
ग्लोब के से सभी स्थानों पर अक्षांश वृत्त जो हैं वो ध्रुव वृत्तों या यामोत्तर को समकोण पर काटते हैं। अर्थात अगर ध्रुव बिंदु को छोड़ दें, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर आकर देशांतर मिल जाते हैं, जबकि ध्रुव को छोड़ने के बाद ग्लोब का जितने भी भाग हैं उन पर जो अक्षांश रेखाएं हैं वे यामोत्तर को समकोण पर काटती है। अक्षांश वृत्त सदैव यथार्थ पूर्व पश्चिम रेखा के रूप में होते हैं। ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि अक्षांश वृत्त कैसे खींचे जाते हैं, पूर्व पश्चिम रेखा के रूप में खींचे जाते हैं। भूमध्य रेखा पूर्ण वृहद वृत्त होती है तथा से सभी अक्षांश लघु वृत्त होते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, जब भी वृहद वृत्त और लघु वृत्त की बात आए, ऐसा कोई वृत्त जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में हमेशा विभाजित करे वह वृत्त वृत्त कहलाता है, तथा ऐसा वृत्त जो पृथ्वी को दो असमान भागों में विभाजित करे वह लघु वृत्त कहलाता है। अक्षांश वृत्तों की अगर किलोमीटर में वास्तविक लंबाई की हम बात करें तो किलोमीटर में वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर जाते हैं तो कम होने लगती है। ध्रुवों के अक्षांश वृत्त बिंदु के रूप में होते हैं, जैसा कि हमने अभी पहले चर्चा करी। ध्रुवों के अतिरिक्त ग्लोब का प्रत्येक बिंदु किसी न किसी अक्षांश वृत्त पर स्थित होता है। ध्रुव के अतिरिक्त जो ग्लोब का प्रत्येक बिंदु है वो किसी न किसी अक्षांश वृत्त पर स्थित होगा। भूमध्य रेखा जो एक अक्षांश वृत्त है दोनों ध्रुव से समान दूरी पर स्थित होती है। भूमध्य रेखा तथा उत्तरी ध्रुव के मध्य ग्लोब का ऊपरी आधा भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित ग्लोब का दूसरा आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। अब हम देशांतर के प्रमुख लक्षण की भी बात कर लेते हैं। जब हमने अक्षांश की बात करी तो हमने देखा कि जब हम पूर्व पश्चिम रेखा खींचते हैं तो वो क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। अब जब हम देशांतर की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि पृथ्वी पर जब उत्तर से दक्षिण जो रेखा खींची जाती है और ये रेखाएं ध्रुव से आकर मिल जाती है, ये जो रेखाएं हैं ये रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर आकर मिल जाती है और ये उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। तो लक्षण प्रारंभ करते हैं। सभी देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में होती है और इनकी जो लंबाई है वो लगभग समान होती है। इनकी जो लंबाई है वो समान होती है क्योंकि उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर आकर मिल जाती है। तो यहाँ महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि उत्तर दक्षिण दिशा में खींची जाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है और ध्रुवों पर जाते जाते दूरी घट जाती है। भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक दूरी होती है दो देशांतर रेखाओं के मध्य, क्योंकि वक्र बनाती है, और ध्रुवों पर घटकर यह शून्य हो जाती है। ग्लोब पर अनेक देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है, किंतु सरलता के लिए किसी ऐसी संख्या के अंतराल पर देशांतर रेखाएं खींचते हैं जो 180 डिग्री को पूरा भाजित कर देती है। ये ध्यान रखना पड़ता है। तो हम जो देशांतर खींचते हैं, कुल देशांतर की संख्या है हमारे पास 360। तो इस अंतराल पर देशांतर रेखाएं खींचते हैं वो किसको विभाजित कर दे, 180 को पूरा विभाजित कर दे। देशांतर रेखा के द्वारा किसी स्थान की प्रमुख यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम में स्थिति का बोध होता है। देशांतर के द्वारा हम किसी स्थान की पूर्व या पश्चिम में स्थिति का बोध करते हैं। ध्रुव को छोड़कर ग्लोब पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोई ना कोई देशांतर रेखा अवश्य होती है। जैसे वहाँ अक्षांश रेखा होती थी, वहाँ यहाँ ध्रुव को छोड़कर ग्लोब पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोई ना कोई देशांतर रेखा अवश्य होगी। हम इस डायग्राम में देखते हैं तो आप देखिए कि यहाँ अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों खींची गई है। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये जो है ये ग्रीनविच मेरिडियन है। ग्रीनविच मेरिडियन रेखा, ये ग्रीनविच मेरिडियन है। ग्रीनविच मेरिडियन के दो दिशाओं में जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो उसे पश्चिमी देशांतर के रूप में बोलते हैं, तथा पूर्व की ओर जब हम मूव करते हैं तो उसे पूर्वी देशांतर के रूप में हम मूव करते हैं। इसे अक्षांश की बात करें तो ये देखिए इक्वेटर जो लाइन है, इस इक्वेटर के उत्तर की जो भाग है उन्हें हम
उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं तथा दक्षिण की जो अक्षांश रेखा है उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इनका अंकन भी हम उसी आधार पर करते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात इस मानचित्र में हम देखेंगे कि कुछ शब्द हैं, जैसे दो शब्द हैं महत्वपूर्ण, एक होता है कटिबद्ध और दूसरा होता है घोर। एक होता है कटिबंध, ठीक है, और दूसरा होता है घोर। ये क्या होते हैं? तो हम यहाँ इस मानचित्र में देखते हैं। पहले कटिबंध लेते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, जैसे हम देखते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो भाग है वह भाग कहलाएगा कटिबंध। जैसे ये जो अक्षांश रेखा है ये अक्षांश कहलाती है 0 डिग्री अक्षांश, तथा ये जो अक्षांश रेखा है ये 15 डिग्री अक्षांश। अब इस 0 से 15 डिग्री के मध्य 0 से 1, 2 अलग अलग जो रेखाएं हैं हम उनकी बात कर रहे थे। इसमें जो अलग अलग रेखाएं हैं हम उनकी बात कर रहे थे, तो हम वापस इस पर अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा विशेष पीछे जाके वापस देखते हैं। हम देखते हैं कि हम बात कर रहे थे कि 0 डिग्री जो है, इस 0 डिग्री और इस 15 डिग्री, इनके मध्य 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अलग अलग अक्षांश रेखाएं हैं। हम जिस शब्द की बात कर रहे थे पहले वो शब्द था कटिबद्ध। जब हम कटिबद्ध शब्द की बात करते हैं कटिबंध, तो कटिबंध का तात्पर्य होता है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का भाग कटिबंध कहलाता है। दो अक्षांश रेखाएं अर्थात 0 डिग्री और 1 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्य, या 2 डिग्री या 3 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्य का जो भाग है वह पूरा का पूरा भाग कहलाएगा कटिबंध कहलाएगा। दूसरा जो शब्द था हमारा वो था घोर। घोर शब्द जो है वो दो देशांतर रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र है, जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा और 1 डिग्री देशांतर रेखा के मध्य का जो पूरा का पूरा भाग है ये भाग कहलाता है घोर। तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य का भाग घोर कहलाता है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का भाग कटिबंध कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का भाग कटिबंध कहलाएगा, जबकि दो देशांतर रेखाओं के मध्य का भाग घोर कहलाता है। ये घोर और कटिबंध जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे घोर, वही बात है, देखिए आप पढ़ लीजिए। लोप पर दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच का जो भाग है वो घोर कहलाता है, जबकि किन्हीं दो संलग्न अक्षांश वृत्तों के बीच का क्षेत्र कटिबद्ध कहलाता है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि इसकी महत्वपूर्ण प्रकार प्रक्षेप के कौन कौन से होते हैं, उनको बनाने के क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, उन पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।